काबीना के 3 अरकान के बाद नेपाल के वजीर आजम के.पी. शर्मा ओली ना सिर्फ मुस्ताफी हो चुके हैं बल्कि मुल्क से फरार हो चुके हैं। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब दारुल हुकूमत खटमंडू में हजारों अफराद ने कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए एहतजाज किया। मुजाहिरों के दौरान पुलिस और अवाम के दरमियान झड़पों में अब तक कम अज कम 21 अफराद की हलाकत रिपोर्ट की जा रही है। नाज़रीन, नेपाल के आर्मी चीफ ने मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की दावत भी दे दी है। खटमंडू से बरतानवी मीडिया के मुताबिक नेपाली आर्मी चीफ ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि नेपाली फौज कौमी इत्तेहाद और मुल्की सलामती के लिए पुरअज़म है। आर्मी चीफ जनरल अशोक राज का यह कहना है कि मुजाहिरों में बहुत जानी और माली नुकसान हो चुका है। मुजाहिरीन तहम्मुल का मुजाहिरा करें। कौमी यकजहती और अमन व अमान का क़याम हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। गुज़िश्ता रोज़ हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने दारुल हुकूमत खटमंडू में पार्लियामान की इमारत पर दाखिल होने की कोशिश की थी और हुकूमत से फेसबुक, एक्स, यूट्यूब समेत 26 मीडिया प्लेटफॉर्म से पाबंदी खत्म करने और मुल्क में जारी करप्शन के खात्मे का मुतालबा किया था। मुजाहिरीन का यह मुतालबा था कि हम मुल्क में करप्शन का खात्मा चाहते हैं। सियासतदान इंतखाबात में वादे करते हैं लेकिन बाद में उन्हें पूरा नहीं करते। सियासतदान अवाम के पैसे पर शहाना जिंदगी गुजारते हैं जबकि आम लोग जिद्दोजहद करते हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों में इन मुजाहिरीन के जो नारे हैं वो अदम मुसावात के साथ साथ गहरी मायूसी की अलामत बन गए हैं। रात गए मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की इमारत की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जिन्हें मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस, रबड़ की गोलियां और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। हालात इस वक्त मजीद बिगड़ते भी दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद जब कुछ मुश्तिल अफराद ने बादशाह सियासतदानों के घरों पर हमला किया और कई मकामात पर आग लगा दी। दारुल हुकूमत खटमंडू के अलावा ये मुजाहिरीन मुल्क के दीगर इलाकों में भी फैल गए कि जिनकी क़यादत मुल्क के नौजवान तबके की तरफ से बताई जा रही थी। हुकूमत ने हलाकतों के बाद सोशल मीडिया पर लगाई गई पाबंदी तो ख़त्म कर दी। हुकाम ने इस इक़दाम को जाली खबरों और नफरत अंगेजी को रोकने की कोशिशें करार दिया था, लेकिन अवाम ने इसे आज़ादी इजहार पर हमला तस्वुर किया था। वज़ीर आज़म ओली ने इस्तीफ़े से कबल ये कहा कि हमें हर मसले का हल पुरअमन मुकालमे के जरिए तलाश करना होगा। तशद्दुद नेपाल के इंटरेस्ट और मुफाद में नहीं है। इंसानी हकूक़ की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इन हलाकतों की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मौक़िफ़ है कि मुजाहिरीन के खिलाफ गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया, जबकि नेपाल में मौजूद डॉक्टर्स का यह कहना है कि मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग की गई। गोया अपने हकूक़ के लिए निकलने वाले नौजवानों ने रियासत के बनाए गए कवानीन को अपने हाथ में लिया, कानून से बगावत की। सोशल मीडिया पर पाबंदी तो हटा दी गई, वज़ीर आज़म भी इक़्तिदार छोड़कर चले गए, मगर सवाल यह है कि पुरतशद्दुद एहतजाज हकूक़ का मुस्तकिल ज़ामिन कैसे हो सकता है। एहतजाज जमहूरी रवायात का अहम हिस्सा है, मगर रियासतें तशद्दुद, जलाओ घिराओ और ऐवान की बेतौकीरी से नहीं पनपती। पार्लियामेंट ही वाहिद रास्ता है कि जहां हकूक़ की फराहमी मुमकिन है, कि जिसे नेपाल में आज जला दिया गया है। दुनिया बशमूल मिडल ईस्ट और अब एशिया इस वक्त बड़ी तब्दीलियों की जद में है। नाजरीन, पहले बांग्लादेश में कि जिसमें जेनजी ने शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा किया, और अब नेपाल में पुरतशद्दुद वाक़यात, 21 अफराद की हलाकत और सैकड़ों की तादाद में मुजाहिरीन ने जख्मी होने के बाद नेपाली वज़ीर दाखिला, वज़ीर सेहत और वज़ीर आज़म अपने अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। लेकिन जिस वक्त उन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी और सियासी बदउनवानी के खिलाफ शुरू होने वाले ये मुजाहिरे अपने साथ एक ऐसी हुकूमत को बहा कर ले गए कि जिसके बारे में ये तासुर गहरा होता चला जा रहा था कि यह हुकूमत और इसमें बैठे लोग सिर्फ अपने और अपने बच्चों के मुफादात का ख्याल रख रहे हैं और ये सब कुछ अवाम के पैसे की मदद से किया जा रहा है। नेपाली सदर को लिखे अपने इस्तीफे में नेपाली वज़ीर आज़म ने यह लिखा है कि नेपाल इस वक्त गैर मामूली हालात का सामना कर रहा है और मौजूदा सूरत हाल के आईनी और सियासी हल की राह हमवार करने के लिए वो मनसब छोड़ रहे हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों की तादाद में मुजाहिरीन के.पी. छोड़, देश छोड़ और बदउनवान रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई करो जैसे नारे लगा रहे थे। BBC के मुताबिक नेपाली हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आयद पाबंदियां खत्म करने के बावजूद दारुल हुकूमत खटमंडू समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरों का सिलसिला भी जारी है। मुजाहिरीन इस कदर गुस्से में हैं कि मुजाहिरीन ने पहले अहम सियासतदानों की रिहाइश गाहों पर हमले किए, तोड़फोड़ की, फिर पार्लियामान के एक हिस्से को भी आग लगा दी। BBC के मुताबिक मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म ओली, साबिक वज़ीर आज़म शेर बहादुर देओबा के घरों के अलावा सियासी जमातों के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया, जिसके बाद खटमंडू शहर में कर्फ्यू नाफिज हो गया, जबकि खटमंडू एयरपोर्ट्स को तमाम परवाज़ों के लिए बंद कर दिया गया है। BBC के मुताबिक हुकूमत ने गुज़िश्ता जुमेरात को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह कहकर पाबंदी आयद कर दी थी कि प्लेटफॉर्म्स हुकूमती ज़वाबित की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। फेसबुक नफरत अंगेज मवाद और ऑनलाइन फ्रॉड की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि इन प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट किया जाए।
पाबंदी के ऐलान के फौरी बाद मुल्क भर में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे शुरू हुए। सोशल मीडिया पर पाबंदी एहतजाज की वजह तो बनी नाजरीन, लेकिन ये वाहिद वजह नहीं। इन मुजाहिरों में ज्यादातर वो नौजवान शामिल थे कि जो अपने आप को जेन जी कहलवाते हैं, यानी कि 1997 और फिर 2012 के दरमियान पैदा होने वाले नौजवान। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुजाहिरे में 2 हैशटैग्स खासे मकबूल दिखाई दिए। पहला नेपो बेबीज, दूसरा नेपो किड्स। बीबीसी के मुताबिक नेपो दरअसल अकरबा परवरी के लिए इस्तेमाल होने वाली मुख्तसर इस्तिलाह है कि जिसका मतलब ये है कि कैसे अशराफिया सिर्फ अपने ख़ानदान को प्रमोट करती है या उनके फ़ायदे देखती है। ये इस्तिलाह गुज़िश्ता चंद हफ्तों से नेपाल के सोशल मीडिया पर खासी मकबूलियत हासिल कर रही हैं और फिर द डिस्पैरिटी बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स एक मेजर थीम रही है। जबकि बेरोज़गारी से मुतल्लिक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा गया है कि गुज़िश्ता साल नेपाल में बेरोज़गारी की शरह 5 सालों की बुलंद तरीन सतह यानी कि 12.6% पर थी, मगर इन स्टेटिस्टिक्स में वो लोग शामिल नहीं कि जो फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है। जबकि CNN के मुताबिक नेपाल में 15 से 24 साल के दरमियान जो उम्र है, द एज ग्रुप बिटवीन 15 to 24, इसके 24% नौजवान अभी अनएम्प्लॉयड और बेरोजगार हैं। बेरोजगारी के अलावा नेपाल में करप्शन और अकरबा परवरी का भी राज है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में नेपाल को एशिया का करप्ट तरीन मुल्क करार दिया था। जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू करते हुए चैथम हाउस रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्च फेलो नयाना प्रकाश का यह कहना है कि नेपाली हुकूमत मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाकर जहां लोगों की आवाज़ बंद कर रही थी, वहीं लोगों को बेरोजगारी भी का सामना करना पड़ रहा था और इसी बेचैनी ने नौजवानों को हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों की जानिब माइल किया। नेपाल में पेश आने वाले वाक़यात के तनाजुर में नाजरीन ये वाज़े करना ज़रूरी है कि किसी भी किस्म का तशद्दुद हल नहीं होता। तारीख़ ये बताती है कि एहतजाज ताकत के ढांचों को तो मुकम्मल तौर पर हिलाकर रख सकते हैं, लेकिन असल चैलेंज ये है कि इस एनर्जी, इस तवानाई को, इस गुस्से को बेहतर तर्ज हुक्मरानी, गवर्नेंस, नुमाइंदा इदारों में कैसे ढाला जाए, कैसे ट्रांसलेट किया जाए। जनूबी एशिया इस हवाले से कई सबक हमें देता है। भारत की आज़ादी जद्दोजहद, पाकिस्तान का बनना बड़ी हद तक कायदे आज़म और फिर गांधी जी की भी अदम तशद्दुद के फलसफे पर मबनी था कि जिसने पाकिस्तान और फिर दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की बुनियाद रखी, विच इज़ इंडिया। अब वो अपना हाल क्या कर रहे हैं वो अलग बात है मोदी सरकार के नीचे, लेकिन बांग्लादेश में भी 90 की दहाई की तुलबा तहरीक ने फौजी हुकूमत का खात्मा किया और फिर कसीरुल जमाती जमहूरियत को बहाल किया वहाँ। हाल ही में श्रीलंका का भी 2022 की अरागलिया तहरीक ने पुरअमन एहतजाज के जरिए ही क़यादत में तब्दीली को मजबूर किया कि जो इस बात की अलामत भी है कि पुरअमन इज्तिमाई अमल एहतसाब का रास्ता खोल सकता है। दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। लेकिन ऑफ कोर्स इसके अंदर बहुत सा रिकॉर्ड मखलूद भी है। जनूबी एशिया से बाहर भी अरब स्प्रिंग ने आमरों को तो हटाया, मगर कई ममालिक को फिर बदअमनी या फिर दोबारा आमराना निज़ाम की तरफ ही धकेल दिया। सो ये मिसालें याद रखनी चाहिए और अपनी नौजवानों की एनर्जीज़ को एड्रेस करना चाहिए विद एम्प्लॉयमेंट, विद बेटर गवर्नेंस। उनको सुनना चाहिए। सिर्फ एहतजाज से जमहूरियत की ज़मानत नहीं मिलती। इसके लिए ऐसे इदारे ज़रूरी हैं कि जो आवाम की आवाज़ सुन सकें, उसको इस्लाहात और जो रिफॉर्म्स हैं उनको एड्रेस कर सकें और फिर शहरियों को बाइख्तियार बना सकें और फिर हुकूमतें कि जो वाकई नुमाइंदा हुकूमत हों। दुनिया और बिलखसूस नेपाल के लिए सबक यह है कि देर पा स्टेबिलिटी, इस्तेकाम तशद्दुद से नहीं बल्कि ऐसे तर्ज हुक्मरानी से आएगा कि जो आवाम की बात सुनेगी और जमहूरी एतमाद को मजबूत करेगी।